जब भी ईरान का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद एक विलन, एक विवादास्पद देश। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी असल में एक विक्टिम की हो, एक ऐसे देश की जिसे शायद गलत समझा गया और जिसे इतिहास के हर मोड़ पर धोखा मिला हो। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज की इस पड़ताल में हम उन धारणाओं को थोड़ा कुरेदेंगे और देखेंगे कि कहानी का दूसरा पहलू क्या कहता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्होंने ईरान की आज की जियोपॉलिटिकल हालत को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान के आधुनिक इतिहास को समझने के लिए हम इसे 4 दौरों में बांटकर देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है पहले दौर से, जब ईरान के सबसे कीमती संसाधन पर विदेशी ताकतों का कब्जा था। कहने को तो ये एक कंसेशन था, पर असल में ये एक ऐसा सौदा था जिसमें ईरान ने अपने तेल का लगभग पूरा कंट्रोल एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया था। सोचिए, इसने ईरान को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कह सकते हैं पर्सनल पेट्रोल पंप बना दिया। तेल ईरान का, लेकिन सारा मुनाफा और कंट्रोल ब्रिटेन का। और देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पश्चिमी ताकतों का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला था। ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संसाधनों को निचोड़ा, एंग्लो ईरानी तेल कंपनी ने ईरान की तेल की दौलत को लूटा। और जानते हैं, इसी शोषण ने आने वाले दशकों की पूरी राजनीतिक अस्थिरता की नींव रखी। तो इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम आते हैं दूसरे दौर में, जहां एक नए प्रधानमंत्री के साथ एक लोकतांत्रिक उम्मीद की एक छोटी सी मगर बहुत ही ताकतवर किरण दिखाई देती है। वाकई एक ऐतिहासिक पल था। जरा कल्पना कीजिए, एक लीडर खड़ा होता है और कहता है, हमारे संसाधन हमारे हैं। मुसद्दिक ने हिम्मत दिखाई, उस शोषक विदेशी कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती दी और देश के सबसे बड़े खजाने पर अपने लोगों का हक जताया। ऐसा लग रहा था कि ईरान का भविष्य यहां से पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन पश्चिमी ताकतों को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। देखिए, ये कोल्ड वॉर का दौर था और उन्हें डर था कि कहीं ईरान सोवियत संघ के खेमे में ना चला जाए। तो हुआ क्या? तेल और जियोपॉलिटिक्स के इस बड़े खेल में उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए एक ईमानदार लोकप्रिय नेता को हटा दिया और उसकी जगह अपनी एक कठपुतली सरकार बिठा दी। लोकतंत्र को बस इसलिए कुचल दिया गया क्योंकि वो उनके फायदे के आड़े आ रहा था। और इसी तख्तापलट के बाद शुरू होता है तीसरा दौर। ये वो दौर था जब ईरान पर पश्चिमी ताकतों के समर्थन से एक शाह ने अगले 25 सालों तक राज किया। शाह का जो शासन था वो बड़ा अजीब था, विरोधाभासों से भरा हुआ। एक तरफ तो देखिए, ऊपरी तौर पर पश्चिमी आजादी और मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ये पूरा शासन भ्रष्टाचार और सवाक नाम की एक खुफिया पुलिस के जुल्म पर टिका हुआ था। ये एजेंसी किसी भी तरह के विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल देती थी। ये जो कोट है ना, ये पूरी तरह दिखाता है कि शाह अपनी ही जनता से कितना कट चुका था। वो इतनी तेजी से पश्चिमी बदलाव थोपने में लगा था जिसे अपनाने के लिए उसकी कंजर्वेटिव आबादी बिल्कुल तैयार नहीं थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। शुरू होता है चौथा दौर। शाह के शासन के खिलाफ एक जबरदस्त जन विद्रोह और स्टेज पर एंट्री होती है एक धार्मिक नेता अयातुल्लाह खुमैनी की। अब ये जो नंबर है, ये जमीनी हकीकत को चीख चीख कर बताता है। 1979 में एक रेफरेंडम हुआ, मतलब एक ऐसा चुनाव जिसमें देश के हर नागरिक ने सीधे वोट दिया, और नतीजा 98.2% ईरानियों ने राजशाही को खत्म करके एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के हक में वोट डाला। सोचिए, 98.2%। हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भारी वोट सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं था। ये दशकों के विदेशी दखल और जुल्म के खिलाफ एक सामूहिक आवाज थी, एक चीख थी। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि शाह के राज से तो कोई भी बदलाव बेहतर ही होगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि हालांकि एक गणराज्य तो बना, पर असली ताकत कुछ गिने चुने धार्मिक नेताओं के हाथ में आ गई। एक ऐसी व्यवस्था बन गई जहां एक चुनी हुई सरकार को भी एक ऐसी काउंसिल के सामने झुकना पड़ता था जिसे किसी ने नहीं चुना था। तो ये है एक क्विक रिकैप, वो 4 अलग अलग दौर जिन्होंने उस देश को बनाया जिसे हम आज देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हर दौर अपने से पहले वाले दौर की एक सीधी और अक्सर हिंसक प्रतिक्रिया का ही नतीजा था।
तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने निष्कर्ष पर आते हैं। ये सब मिलकर कैसे एक अलग ही तस्वीर पेश करता है कि असली विलन कौन है। और ये बात बहुत वजन रखती है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लोग मान रहे हैं कि अमेरिका के एक्शन ने ही सीधे सीधे ईरान में कट्टरपंथ को जन्म दिया। और हेनरी किसिंजर की ये मशहूर लाइन अमेरिकी सपोर्ट की हकीकत को बयां करती है। जब शाह को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अमेरिका ने उसे अकेला छोड़ दिया। और ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, उस दौर के कई ऐसे देश हैं जिन्हें कोल्ड वॉर की शतरंज पर बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये कहावत इस पूरी पड़ताल का सार है ना, कि इतिहास हमेशा ताकतवर ही लिखता है और ईरान की कहानी ज्यादातर उसके दुश्मनों ने ही सुनाई है। तो हम इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ईरान असल में विलन बना कब? क्या वो 1979 की क्रांति थी, या 1953 का वो तख्ता पलट, या फिर 1901 की वो तेल की डील? जब हम इतिहास के इन पन्नों को पलट कर देखते हैं तो ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि असली विलन कौन है। और शायद इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें हमेशा बताया गया है।